हेलो 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 हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं आपका अपना परिवार आस एजुकेशन परिवार में। आज का एनसीईआरटी का क्लास है तो चलेंगे देखेंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग को पता है। क्लास 6 एनसीईआरटी में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, बोले तो अध्याय नंबर 7 आज हम पढ़ेंगे। 7 में क्या है तो 7 में भारत के बारे में चर्चा है। तो भारत के बारे में क्या क्या चर्चा है सर? तब भारत के बारे में ये चर्चा है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का स्थान कितना है, जनसंख्या में इसका स्थान कितना है, भारत के पूर्व में क्या है, भारत के पश्चिम में क्या है, भारत के साथ कितने ऐसे देश हैं जो सीमा बनाते हैं, भारत किस गोलार्ध में बसा हुआ है, भारत का अंशांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, इन सब के बारे में हमको जानना है। आज पूरा एकदम विधिवत से जानना है, ठीक है। आज की क्लास बहुत मस्त होने वाली है। कहेगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, यह टोटल आज खूब मस्त से आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। आप क्लास स्टार्ट करते हैं, बढ़िया से सुनिएगा, ठीक है। चलिए कुछ नामकरण बता देते हैं। भारत का नामकरण कैसे हुआ? भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप महाद्वीप प्रायद्वीप या भारत भी कहा जाता है, या उप महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इसे जम्बू द्वीप कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में इसे जम्बू द्वीप की संज्ञा दिया गया, ठीक है। ईरान के लोगों ने स का उच्चारण ह की तरह कर देते, उन्होंने हिंदुस्तान नाम दिया। अलेक्जेंडर रीड जो आया था वो इंडिया नाम देकर चला गया। कुछ रफली बातें मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। चलिएगा, अब एक और बात मैं बता देता हूं कि भारत के बारे में मैं बात करूं तो भारत क्या है, तो भारत क्षेत्रफल में, पूरा विश्व के क्षेत्रफल में अगर भारत का स्थान है तो 7वां नंबर पे आता है। यानी कि विश्व के क्षेत्रफल के 2.43% भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब सबसे पहले भारत की स्थिति के बारे में पता करें कि भारत स्थित कहाँ है। तब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब हम चलते हैं पढ़ाने, आप लोग भी एकदम बढ़िया से दिल थामे रहना है, दिल थामे रहना, ठीक है। ये है आपकी पृथ्वी, समझिएगा बात को, ठीक है। ये पृथ्वी है, समझ लीजिए, मान लीजिए, मानने में पैसा लगता है थोड़े। यह बीचों बीच से जाता है 0 डिग्री, आप लोग भी जानते हैं। ये है भैया 23.5 डिग्री, जिसको उत्तरी गोलार्ध में है तो कर्क रेखा कहेंगे, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम बना देते हैं तो इसे मकर रेखा कहा जाता है। क्या कहता है? इसे मकर रेखा कहा जाता है। अब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा जाती है, ठीक, कर्क रेखा। अगर मैं यहाँ से प्लस चिन्ह बनाऊं तो ये हो गया उत्तर दिशा, और ये हो गया सर पूर्व दिशा। तो यह दिशा मिला के क्या होती है, तो उत्तर और पूर्व, उत्तर और पूर्व। तो नोट करिएगा भारत की स्थिति क्या है, तो नोट करिए कि भारत की स्थिति जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध है। अगर उत्तर पूर्वी ना दे तो केवल उत्तरी गोलार्ध है। दोनों कंडीशन बातें हैं। भारत का उत्तर पूर्वी बहुत खरखोज के पूछेगा तो उत्तर पूर्वी, और नहीं तो ऐसे कहेगा तो उत्तरी गोलार्ध में भारत का स्थिति है, ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ मुख्य बातें आपको लिखाना। जैसे अगर मैं कहूँ भारत का, सबसे पहले लिखिएगा भारत, भारत की भारत की स्थिति, भारत की स्थिति क्या है तो लिखिएगा भारत की स्थिति में यह, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में क्या है, स्थित है, इसके आगे नहीं जानना है, ठीक है। आगे अगर मैं कहूं तो लिखिएगा भारत का जो क्षेत्रफल है, जो भारत का क्षेत्रफल है दोस्तों कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, कहेगा कि विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट, विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट हो जाएगा, तो विश्व के क्षेत्रफल का यह 2.43% हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आगे पूछ देगा कि बताइए कि जनसंख्या में क्या इसका रेशियो रहा है, जनसंख्या में, अगर आप लोगों से कहे कि जनसंख्या में स्थान कितना है, अगर जनसंख्या में स्थान कितना है, तब यहाँ पे जवाब आ जाना चाहिए इसके कि जनसंख्या में इसका स्थान हो जाएगा दूसरा। कौन हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, पहला चाइना हो जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ भी कह देगा आप लोगों से मेरे भाई कि विश्व की जनसंख्या का, विश्व की क्या जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो कहिएगा कि 17.5% है। 17 दशमलव क्या है, 5% है। एक बात याद रखना है, ये जल्दी से लिखिएगा, क्योंकि आप जितना लिखते चलेंगे उतना हम मिटाते चलेंगे। आप आगे आगे वो नहीं कह रही थी, एक लड़की जा रही थी, दुपट्टा उसका लसराया जा रहा था, तो एक लड़का बोला कि अरे वो मजनू की दीवानी, अपना दुपट्टा तो उठाती जा, लसरा रहा मतलब सिमटते हुए जा रहा है। तो वो बोली कि देख, तुम क्या जानेगी, ये हमारा दुपट्टा इतना वफादार है कि कोई चूम ना ले हमारे पैरों के, कोई चूम ना ले हमारे पैरों की लकीरों को, इसलिए यह लकीरों को मिटाते चला जा रहा है। कहने के वाह रे भाई वाह, वाह रे भाई वाह।
ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। ये जो है भैया, ये 0 डिग्री है, यानी किस तरीके से इस तरीके से खींचा जाता है जिससे हम लोग अंशांश कहते हैं। आज दोनों जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग देशांतर कहते हैं। अब भारत मान लो कि यही है, मान लेते हैं कि भारत ये कर्क रेखा पर बसा हुआ है, आप लोग कर्क रेखा पर। तो एक बात बताओ, कोई देशांतर भी यहाँ से जा रहा है, कोई अंशांश भी जा रहा है, तो यानी कि भारत का सबसे पहले ये अंशांशीय विस्तार देखेंगे और उसके बाद भारत का क्या देखेंगे, हम देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो आप भैया लिखते हैं भारत का, सबसे पहले हेडिंग रहेगा कि भारत का अंशांशीय विस्तार, हेडिंग डाल लो कि भारत का अंशांशीय विस्तार कितना है। यहाँ पे हेडिंग डालो भारत का अंशांशीय विस्तार। क्या जानेंगे, भारत का अंशांशीय विस्तार जानेंगे। एक बात याद रखिएगा, ठीक है, चलिए जानते हैं। ये भारत है, ये पूरी तरीका से भारत है, कहीं से इसमें डाउट ना है, ये भारत है दोस्त। ठीक है, भारत का अगर मुख्य भूमि से मैं बात करूं, मुख्य भूमि से बात करूं, तो यह जो मुख्य भूमि होती है यहाँ से, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश, कौन, उत्तरी अक्षांश, दिशा समान रहेगा, याद रखिए, उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, क्या हो जाएगा, उत्तरी अक्षांश, ये हो जाएगा। एक बात याद रखना, ठीक ना। लेकिन अगर कह दिया कि भारत का संपूर्ण अक्षांश से विस्तार क्या हो जाएगा, तो अब यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब यहाँ से लेंगे तो यहाँ से दूरी बढ़ जाएगी। अब 8 ना होकर 6.4 या 6 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश इसका क्या हो जाएगा, तो अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देते हैं, अब हम चलते हैं देशांतरी विस्तार देखने। अच्छा, देशांतरी विस्तार का मतलब ये विस्तार होता है ये वाला, ठीक है। तो लिखिएगा भारत का देशांतरीय विस्तार, क्या लिखेंगे, भारत का क्या लिखेंगे, देशांतरीय विस्तार लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देशांतरीय विस्तार कितना है, यही बात आपको लिखना है। अगर मैं भारत का देशांतरीय विस्तार कहूं बाबू, तो यह कितना से कितना है, तो जानते हैं, यह यहाँ से 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25, कौन, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, कौन, पूर्वी देशांतर। दिशा समान रहता है, एक बात याद रखिएगा, जहां दिशा गड़बड़ हुआ तो समझिए कि गड़बड़ हो गए, क्या हो गए, गड़बड़ हो गए। रीजनिंग में बहुत सारा दिशा आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है, किस दिशा में घूम रहे हैं तो इसी दिशा में रहेंगे, तो याद रखना है ये क्या लिखेंगे, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर क्या है, हमारा भारत का ये देशांतरीय विस्तार है। यहाँ से जो चालू होता है तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर सबसे सबसे पश्चिम बिंदु कहेगा तो गुहार मोती गुजरात में है, और सबसे अगर उत्तर में कहेगा, सबसे उत्तर में तो इंदिरा काल है, और सबसे दक्षिण में कहेगा तो यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है, और मुख्य भूमिका कहेगा तो यहाँ कन्याकुमारी है। सबसे पूर्व में कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश का किबुथी है, कौन है, अरुणाचल प्रदेश का किबुथी है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा, अब हम आपको बताएंगे कि भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है और पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो हेडिंग रहेगा भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो देखो ना, ये चौड़ा है तो ये होता है 3214 किलोमीटर। कितना है, यह 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अगर इसी के तर्ज में मैं कहूँ कि भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है, भारत का पूरब से माने पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, पश्चिम की लंबाई कितनी है, तब यहाँ पे जब आ जाना चाहिए आपका 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर है। एक बात याद रखना है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अब लिख लीजिएगा बढ़िया से, अब इससे ज़्यादा आपको इसमें भारत की स्थिति और विस्तार में नहीं पूछेगा, ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार में नहीं पूछेगा, ठीक है। अब एक अगला और मैं बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कर्क रेखा के बारे में हेडिंग डाल लीजिए। कर्क रेखा क्या है, कर्क रेखा, कर्क रेखा जो होती है, कर्क रेखा लिखेगा, यह भारत के बीचों बीच से होके जाती है, बीचों बीच से
होकर जाती है, होकर जाती है। यह 8 राज्यों से होकर जाती है। किसने से होकर जाती है? यह 8 राज्यों से होकर जाती है। एक बात याद रख, कहाँ से होकर जाती है? तो यह 8 राज्यों से होकर जा, नहीं नहीं, गबड़ा गए। यह 8 राज्यों से होकर जाती है। एक बात याद रखना, कहाँ से होकर जाती है? तो यह 8 राज्यों से होकर जाती है। कौन कौन? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ है। मराठी दिख रहा है लेकिन मान लो मध्य प्रदेश है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, थोड़ा सा छत्तीसगढ़ है। और ये क्या है? ये झारखंड है और वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सिंपल बात हम बता देते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ये बात आपको समझना होगा, ठीक है? तो कहेंगे जी सर हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। क्या करेंगे? अब देखेंगे हेडिंग डालेंगे कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। ध्यान दीजिएगा, भारत के पड़ोसी देश क्या लिखेंगे हेडिंग? भारत के, भारत के पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? तब यहाँ पे आपका जवाब आ जाना चाहिए कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो 7 है। कौन है? 7। यह 7 जो देश हैं यह स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यह स्थलीय सीमा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, तो यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से। सबसे पहले ये वाला हिस्सा को देखिए, ये बलम प्रदेशी वाला, ये पाकिस्तान है। क्या है दोस्त? पाकिस्तान है। ये थोड़ा सा देखिएगा, ये अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान। ये वाला पूरा हिस्सा जो देखिएगा आप लोग पूरा, यह चीन है। क्या है? चीन है, चीन है, ठीक है। और ये वाला पूरा हिस्सा देखिएगा यहाँ से, ये यहाँ से, तो ये वाला नेपाल है। क्या है सर? यह नेपाल है, ठीक है। ये वाला हिस्सा देखिएगा तो ये भूटान है। क्या है दोस्त? भूटान है, लिखते चलिएगा। और ये वाला हिस्सा जो देखिएगा म्यांमार है। क्या है? म्यांमार है। अच्छा ठीक है। ये वाला हिस्सा देखिएगा तो बांग्लादेश है। क्या है सर? बांग्लादेश है, बांग्लादेश है, ठीक है। ये बात इतना लिख लीजिएगा। ये भारत के 7 पड़ोसी देश है। भारत के कितने? 7 पड़ोसी देश, ठीक है। क्षेत्रफल में अगर हम भारत की बात करें, अच्छा ये लिख लिए तो भारत के बीच में आते हैं। अगर ये लिख लिए होंगे तो भारत के बीच में आते हैं, ठीक है। चलिए अगर ये लिख लिए होंगे तो भारत जो है ना स्थलीय सीमा, जल्दी से लिखिए। भारत जो है स्थलीय सीमा भी बनाता है। भारत क्या बनाता है? स्थलीय सीमा भी बनाता है। एक बात याद रखना है, ठीक ना। स्थलीय सीमा बनाता है, एक बात याद रखना, ठीक ना। अब चलिए अब हम बताते हैं कुछ मुख्य बातें। अब भारत के अंदर चलते हैं। भारत के चलते हैं अंदर, देखिए भारत के अंदर चलेंगे तो ये हिमालय है। क्या है? ये पूरा का पूरा हिमालय है, ठीक है। ये पूरा हिंद महासागर है, ठीक है। तो लिखिएगा भारत के, भारत के उत्तर में, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वतमाला है, तथा दक्षिण में, दक्षिण में हिंद महासागर है। क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर है। ये बात याद रखना है। और कहीं से दिक्कत अगर आपको लग रहा हो तो हमको बताइएगा। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, आगे बढ़ते हैं। और कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक ना। और कहीं होगा दिक्कत तो बताइएगा। चलिएगा आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। सुनिए एक बात और बता देते हैं। अगर भारत के नीचे कहेगा तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है, क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अगर राज्य भारत का पूछेगा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा अगर राज्य अब अंदर पूछ रहे हैं राज्य है तो कौन है? तो राजस्थान है। कौन है सर? राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। अब थोड़ा सा मैं अपने मन से कुछ बातें लिखा देता हूँ, लिख लीजिएगा। लिखिएगा भारत में, भारत में 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। अगर राजधानी की मैं बात करूं तो इसकी भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की राजधानी भी हमको बताना पड़ेगा। हमको ये विश्वास नहीं होता है। राजधानी नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। अगर दिल्ली में ऑप्शन रहेगा तो नहीं मारिएगा। दिल्ली अगर ऑप्शन में रहेगा तो नहीं मारिएगा। तो नई दिल्ली हटा के दिल्ली लिख लीजिएगा तो मस्त रहेगा। केवल दिल्ली लिख लीजिएगा ताकि आपको नई पुरानी दिल्ली कुछ भी आए तो मार दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, ठीक है। ये वाला हिस्सा राजस्थान है, ठीक है।
यहाँ पे एक छोटा सा है गोवा, क्या है गोवा। तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, और सबसे बड़ा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलेंगे अगला स्लाइड की तरफ। अगला स्लाइड क्या, ठीक है, भारत की स्थिति और विस्तार को मैंने रफली समझा दिया है कि भारत की स्थिति और विस्तार क्या क्या है। तो यह मुख्य भूमि से कहे तो 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश, संपूर्ण कहे तो 6 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6। देशांतरीय विस्तार ये बताए थे कि 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश 7 हैं, ये भी मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये पाकिस्तान आप दिख रहे होंगे, ये वाला अफगानिस्तान दिख रहे होंगे, ये चाइना है, और ये क्या है, नेपाल है, और ये भूटान है, और ये म्यांमार है, और बांग्लादेश। ठीक है, लिखिएगा कि भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। लिखिए, भारत के साथ श्रीलंका भारत के साथ जलीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है, जलीय सीमा बनाता है, जलीय सीमा बनाता है। लिखिएगा भारत प्लस श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। कौन है, पाक जल संधि। एक बात याद रखना, ठीक ना। अब चलेंगे दूसरे स्लाइड में, ये श्रीलंका है, क्या है, ये श्रीलंका है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा में दे लेंगे कि भारत का कुछ भौतिक विभाजन हुआ है। क्या है, भारत का कुछ भौतिक विभाजन हुआ है, कि मैंने भारत के कुछ क्षेत्र को भौतिक विभाजन के आधार पे बांटा गया। जैसे कि हिमालय, हिमालय कहाँ है, तो भारत के उत्तर में है हिमालय। उत्तरी मैदान किससे मिलकर बना हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। और रेगिस्तान का भाग किधर, ये पढ़ेंगे। और प्रायद्वीप या पठार क्या होते हैं, इसके बारे में हमको अच्छी तरीका से पढ़ना है। ठीक है, तो कहेंगे जी सर हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर आप और कोई दिक्कत है तो बताइए, एक एक करके अब हम पढ़ेंगे, एक एक करके क्या करेंगे इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय क्षेत्र। किसका बात करेंगे सर, तो हिमालय क्षेत्र का बात करेंगे। ठीक है, चलिएगा देखिएगा, हिमालय क्षेत्र की बात करेंगे तो लिखेंगे, लिखिएगा यह भारत के उत्तर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला है। यह भारत के उत्तर में ये वाला उत्तर पूर्व से लेकर पश्चिम तक फैला है। ठीक है, चलिएगा एक बात बताइए, एक और बात बता देते हैं, इससे संबंधित बात बताएंगे हम, तो सुनिएगा इसको लेकर। लिखिएगा यह मूल रूप से 3 भागों में बटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन 3 भाग है, तो लिखिएगा बृहद हिमालय। ठीक है, दूसरा लिखिएगा इसमें का, दूसरा लिखिएगा मध्य हिमालय, और तीसरा लिखिएगा लघु हिमालय। कौन, लघु हिमालय। ठीक है, इस तरीका से दिया गया है। इसमें सबसे ऊंचाई कहाँ होती है, तो ये पश्चिम की ओर सबसे ऊंचा होती है, यानी कि सबसे ऊंचा इसमें बृहद हिमालय होता है। जब हिमालय को हम पश्चिम से पूर्व की तरफ उतरते हैं तो हिमालय की क्या होती है, ऊंचाई कम होने लगती है। क्या होने लगती है, ऊंचाई कम होने लगती है। कुछ और बातें बता देते हैं कि यदि हम भारत की तरफ से देखते हैं हिमालय को तो यह अवतल दिखता है। क्या दिखता है, सॉरी उत्तल दिखता है। अगर मैं इस साइड से देख रहा हूं तो उत्तल दिखता है, और तिब्बत की ओर से देखेंगे तो अवतल दिखेगा। कैसे देखेगा, अवतल देखेगा। ये हिमालय की कुछ प्रमुख बातें हो जाती है। ठीक है, इसके मुख्य समानांतर चलने वाली कुछ पहाड़ियां होती है जिसे श्रृंखला कहते हैं। अच्छा, लाइन बाय लाइन जोड़ेंगे तो उसे क्या कहते हैं, श्रृंखला कहते हैं। ठीक ना, ये बात आपको याद रखना है। यही रहे हिमालय। हिमालय क्या करता है, तो हिमालय हमारे पास आने वाले, ध्यान दीजिएगा, हिमालय हमारे पास आने वाली बर्फीली हवाओं को रोक लेता है। ठीक है, और इधर से जाने वाले मानसून को भी रोक लेता है, ताकि बढ़िया से बारिश हो जाए। क्या हो जाए, ताकि बढ़िया से बारिश हो जाए। हिमालय हमारे नज़र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। ठीक है, और कुछ बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा अब हम देखेंगे दोस्त किसका,
उत्तर मैदान। अच्छा, ये भारत का उत्तरी मैदान है, थोड़ा सा देख लीजिए बढ़िया से, आप लोग भी देखिएगा कि भारत का ये वाला उत्तरी मैदान आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, उत्तरी मैदान। अच्छा, उत्तरी मैदान जब भारत का है तो किस किस से मिलकर बना हुआ था? भारत का उत्तरी मैदान जो होता है नदियों के द्वारा लाए गए अवक्षेपों से यानी क्षेपणों से बना हुआ है। कौन कौन सी नदी यहाँ पे महत्वपूर्ण है? तो लिखिएगा, लिखिएगा भारत का उत्तरी मैदान क्या लिखिएगा, यह सबसे सबसे उपजाऊ मैदान है, सबसे उपजाऊ मैदान है। अगला में लिखिएगा, यह यह सिंधु प्लस गंगा, माने सिंधु में गंगा की, सिंधु की सहाय गंगा, आप प्लस ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। यानी कि यह सिंधु गंगा यानी सिंधु के सहायक, सिंधु झेलम चेनाब रावी ब्यास सतलज, ये जो सहायक नदियां है इनके द्वारा बनाया गया, और ये गंगा का मैदान और यहाँ से ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी कि यह मैदान जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु की सहायक नदियों द्वारा मिलकर बनाया गया है, और यह मैदान बहुत उपजाऊ होता है। एक बात याद रखना है। अगला कड़ी में लिखिएगा कि यह समतल होता है, लिखिएगा इसकी आकृति समतल होता है। समतल बोले तो एकदम बराबर लेवल का होता है। कैसे होता है? लेवल का होता है। ये कैसे होता है दोस्त? यह लेवल का होता है। जल्दी लिखिएगा, जल्दी लिखिए, जल्दी, ठीक है। चलिएगा, अब ये लिखाना मैं उचित नहीं समझता हूँ। यह हिमालय है तो यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अगर बहुत ज़्यादा चुल मची हो तो लिख लीजिएगा कि यह हिमालय के, लिखिएगा यह हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्या है? दक्षिण में स्थित है। ये तो लिखना जरूरी ना है, क्योंकि कुछ बातें होती है कि जो दिमाग में रहना चाहिए। हर बातें लिखेंगे तो थोड़े ना होगा, हर बातें लिखेंगे तो थोड़े ना होगा। ये अगला देख लेते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि भारत का, अरे यार, अब कह रहा है कि रेगिस्तानी एरिया में क्या होती है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि भारत में रेगिस्तानी एरिया क्या होती है। तो मैं बता रहा हूँ। ये जो भारत है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रेट ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यानी कि ये भारत का ये जो राजस्थान है, राजस्थान का ये वाला हिस्सा जो है भैया, ये क्या है? तो यह मारुस्थल है। क्या है? मारुस्थल है। तो सबसे पहले अगर मैं इसकी आकृति का मैं पता लगाऊं तो यह कहाँ है? तो कहिएगा सर यह उत्तर और पूर्व में स्थित है। तो ये क्या होती है? रेगिस्तानी, ये कहाँ है? तो लिखिएगा यह भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और क्या भैया? और लिखिएगा यह राजस्थान में है। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है तो कहाँ है? राजस्थान के पश्चिमी छोर पर है, यानी कि यह पश्चिमी छोर पर है, तो यह पाकिस्तान में भी होता है। अब सुनिएगा अगला कड़ी में क्या है। देखिए, जो है मैं वही लिखा रहा हूं जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, ठीक है। जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण ना हो उसे लिखाने का मैं प्रयास नहीं करता हूं, ठीक है। यहाँ पर 150 mm करके वर्षा होती है। क्या होती है? 150 mm क्या होती है? वर्षा होती है। अब बात समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं? तो कहेगा जी सर 150 mm यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। अब एक और कहानी सुन लीजिएगा। जब यहाँ पर 150 mm वर्षा होगी तो यहाँ पर एक और कहानी हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे पाए जाएंगे वो कंटीली झाड़ियाँ, मतलब ऐसी पेड़ पौधे हों जो पानी का कम प्रयोग करे। पानी का प्रयोग कम कौन करता है? जिसके पास चौड़ी पत्ती ना हो। तो लिखिएगा यहाँ पर कंटीले पेड़ पौधे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है।
कहेंगे जी सर। अब मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे पाए जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ कुछ नदी भी होगी, कुछ नदी भी होगी। तो यहाँ की जो भी नदियाँ होती है वो मौसमी नदियाँ होती है। कौन सी? मौसमी। यानी कि यहाँ पर जो भी नदी जाएगी वो मौसमी नदी जाएगी। और यह जो है भैया, यहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई किया जाता है। तो लिखिएगा यहाँ पर मौसमी नदी, मौसमी नदियाँ होती हैं, होती हैं। इस क्षेत्र की प्रमुख नदी, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी, प्रमुख नदी, इस क्षेत्र की प्रमुख नदी लूनी है। क्या है? लूनी है। यानी कि ये वही लूनी नदी है जो आगे चल के कच्छ के रण में समा जाती है। कहाँ समा जाती है? कच्छ के रण में समा जाती है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से लिखिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से लिखिए, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा। कह दीजिए तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े। अरे आगे बढ़े, चलिएगा। अगर और भी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। एक एक शब्द बस लास्ट लिखवा रहे हैं, लिख लीजिएगा। जानते हैं ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये अरावली है। क्या है? तो लिखिएगा यह अरावली के, यह अरावली, अरावली पर्वतमाला के कहाँ है भैया? पश्चिम में है। यह अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है, एक बात याद रखना है, ठीक ना। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में है, एक बात याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या होता है मैं देखता हूँ, ठीक है। चलिएगा, अगला सवाल ये है। अगला सवाल क्या है? ये है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है भारत का भौतिक विभाजन। क्या है? भारत का भौतिक विभाजन है। एक बात याद रखिएगा कि भारत के भौतिक विभाजन में अगला है भैया प्रायद्वीपीय पठार। अब सुनिए कि प्रायद्वीप पठार किसे कहते हैं। देखिएगा, मैं जो जो बोलूंगा उसी पे बस कल फोकस करेगा। देखिए, यह कर्क रेखा के जितने नीचे आते हैं ये प्रायद्वीपीय पठार है। क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है जो कर्क रेखा के नीचे आते हैं। देखो, ये कर्क रेखा के नीचे आते हैं प्रायद्वीपीय पठार। अब ध्यान दो, कितने तरफ से जल से घिरे हुए हैं? 1 2 3, तब प्रायद्वीप। अच्छा, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। इसी के क्षेत्र में आता है छोटा नागपुर का पठार, धारवाड़ करम की चट्टान, जो कि इसमें से लौह, लौह, सोना, उसके बाद खनिज पदार्थों के लिए यह जाना जाता है। किसके? खनिज पदार्थों के लिए यह जाना जाता है। एक बात याद, यहाँ पे प्रमुख नदियाँ जो होती है मौसमी नदी होती है, जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियाँ भी इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब मैं चलता हूँ लिखने के लिए, आप लोग लिखिएगा। क्या करिएगा? लिखिएगा। मैं जितना बात बताया हूँ केवल उतना ही लिखना है, ठीक है। लिखिएगा, यह तीन तरफ से, तीन तरफ से जल से घिरा है, जल से घिरा है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इसकी आकृति, इसकी आकृति जो होती है त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में लौह अयस्क, लौह अयस्क एवं खनिज पदार्थों का बहुलता है। क्या है? खनिज पदार्थों का बहुलता है। जल्दी से लिखिए, कौन सा है भैया? खनिज पदार्थों का बहुलता है, ठीक है। चलिएगा, चलिएगा, यहाँ पे अब लिख लेंगे थोड़ा सा, ये बात लिख लीजिएगा। इतना हो गया तो लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा, इधर पानी, इधर पानी, इधर पानी, तो लिख, ये तो लिखवाए दिए हैं, तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इधर पानी, इधर पानी, सब हम पानी वाला खेल हटा दिए, ठीक है। पानी पानी, आज दिन है पानी पानी, ठीक है। अब यहाँ कुछ मैदान, कुछ प्रमुख नदियाँ है। क्या है? कुछ प्रमुख नदियाँ है, ठीक है। लिखिएगा यहाँ पर, यह इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र की, लिखिएगा इस क्षेत्र की प्रमुख नदियाँ
प्रमुख नदियाँ लिखिएगा, नर्मदा, ताप्ती। यह नर्मदा ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में क्या करती है? गिरती है। ठीक है। अगला इसी में नदियाँ और लिखे, नदियाँ तो बहुत सारा है ना नदियाँ। ठीक है, गंगा, नर्मदा, ताप्ती हो गया, फिर महानदी, फिर गोदावरी हो गया। गोदावरी को दक्षिण भारतीय गंगा कहा जाता है। गोदावरी हो गया, फिर कृष्णा हो गया, फिर कावेरी हो गया। क्या हो गया? कावेरी हो गया। ये इस क्षेत्र में की यह कुछ प्रमुख नदियां है जो इससे मिलकर यह क्षेत्र बना होता है। जल्दी लिखिएगा, ठीक है। यह प्रमुख नदियां होता है जो क्षेत्र से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिएगा। और कुछ अगर मैं बताना चाहूँ इसमें का, तो अच्छा लिख रहे, थोड़ा सा मिटा देते हैं। लिखे लिखे लिखे, चलिएगा। अब मैं बताना चाहूँ तो यह जो है ये बीच में देखते होंगे यहाँ से कर्क रेखा है, तो यानी कुछ विभाजन होता है उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को। तो यहाँ पर लिखिएगा, ध्यान से लिखिएगा, उत्तरी भारत को, उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से विंध्याचल पर्वतमाला अलग करता है। क्या? विंध्या विंध्याचल विंध्याचल पर्वतमाला माला अलग करता है। क्या करता है? विंध्याचल पर्वतमाला क्या करता है? अलग करता है। एक बात याद रखना है, जो कि यहाँ रहता है, यही है आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार। यही प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इससे ज्यादा आपका सवाल नहीं पूछा जाता है, ठीक ना। चलिएगा, इससे ज्यादा आपका सवाल इससे नहीं पूछा जाता है। अब है भैया दक्षिण में क्या है? अब क्या है भैया? दक्षिण में क्या है? आपके नजर में भी आएगा कि सर ये दक्षिण पश्चिम क्या होता है? दक्षिण पश्चिम क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, दक्षिण माने दक्षिणी हिस्सा, दक्षिण माने दक्षिण। रेगिस्तान के बारे में मैं आपको टोटली बता दिया हूँ। रेगिस्तान के बारे में कोई तो है तो बताइए कि रेगिस्तान के बारे में कुछ छूटा है। रेगिस्तान के बारे में कुछ छूटा है तो बताइए। चलिए, अब हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हो गया है, इससे ज़्यादा आप कुछ बताने की जरूरत ना है आपको। चलिए, रेगिस्तान भी हो गया है। ठीक है, रेगिस्तान के बाद आपका तटीय क्षेत्र बताना है। तटीय क्षेत्र में क्या बताइए? दक्षिण में क्या है? दक्षिण ये अगला देख लेते हैं कि अगला क्या है हेडिंग। उत्तर में क्या है? सुनिए, दक्षिण में क्या है? दक्षिण में हमारा, अच्छा ठीक है, लिखना उचित है। लिख ले कि भारत के दक्षिण में क्या है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, बस इतना लिखिएगा। हिंद महासागर है, एक बात याद रखना है। अब भारत के अगर पूर्व में कहेगा, पूर्व में, तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, नोट करिएगा। बंगाल की क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक है। अगर पश्चिम में कहेगा, अरब सागर है, अरब सागर है। और उत्तर में कहेगा तो हिमालय है। उत्तर में अगर कह देगा तो क्या है? हिमालय है। बस बात खत्म, बस बात खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस बात खत्म। उत्तर में लिखवाइए दिए हैं, उत्तर में हिमालय हो गया। बंटवारा, ये देखिए कि नदियों के बंटवारा के आधार पे हम बांट दिए हैं, इसमें कोई टेंशन ना है। ठीक है, उत्तर भारत का मैदान भी बांट दिए हैं। उसके बाद पेनिसुला प्लानेट मतलब प्रायद्वीपीय पठार भी आपको पढ़ा दिए हैं। भारतीय रेगिस्तान भी आपको पढ़ा दिए हैं, लिखवा दिए बढ़िया से। तटीय क्षेत्र बता, कोस्टल एरिया बताते हैं, कोस्टल एरिया पढ़ाना है। ठीक है, कोस्टल एरिया का मतलब होता है ये वाला हिस्सा। देखें, यानी कि जो समुद्र के किनारे शहर होते हैं या राज्य होते हैं उसे कोस्टल एरिया कहा जाता है। ठीक है, भारत का कोस्टल एरिया कितना हो तो मैं थोड़ा सा यहाँ रफली बताना चाहूँगा कि भारत का जो तटीय क्षेत्र होता है, भारत का जो तटीय क्षेत्र है भैया, तटीय क्षेत्र की अगर मैं लंबाई कहूँ तो 6100 किलोमीटर है। याद रख, कितना किलो? 6100 किलोमीटर। ठीक है, 9 राज्य जो हैं इसके किनारे बसे हुए हैं। कितना राज्य? 9 राज्य जो हैं, 9 राज्य इसके किनारे बसे हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ कि यहाँ के पूरब में क्या है, तो तटीय क्षेत्र के पूरब में अगर मैं कहूँगा, वही तो बात जो लिखवाए हैं, बस 2 लाइन लिख लीजिएगा। अगर पूर्व में कहूँगा तो बंगाल की खाड़ी है। क्या है? बंगाल की खाड़ी है। क्या है भैया? बंगाल की खाड़ी है। पश्चिम में कहूँगा तो अरब सागर है, बस हो गया, अरब सागर है। और दक्षिण में कहूँगा तो यहाँ एक मनार की खाड़ी है। क्या है? मनार की खाड़ी है, मनार की खाड़ी है, नोट करिएगा। ठीक है, अब एक मैं बात बताता हूँ, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है और मनार की खाड़ी है, यही कोस्टल एरिया है। भारत के 9 राज्य इसके किनारे बसे हुए हैं। गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिएगा। अगला क्रम में है द्वीप। भारत के कितने द्वीप समूह हैं, माने कितने द्वीप हैं उसके बारे में जानना है। चलिए मैं बता देता हूँ। भारत के जो द्वीप समूह है कौन है, ये हमारा इंडिया है। इंडिया के पूरब में बे ऑफ बंगाल है। अब बे ऑफ बंगाल में देख रहे होंगे छोटे 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 क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे हेडिंग डालिएगा कि देखिए भारत में, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में क्या है, तो बंगाल की खाड़ी में है हमारे हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। क्या है, अंडमान निकोबार, निकोबार द्वीप, द्वीप क्या है दोस्त, समूह है। ठीक है, लिखिएगा यह, लिखिएगा यह 546 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। 546 छोटे 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 द्वीपों से मिलकर, द्वीपों से मिलकर बना है। क्या है, द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, इतना ही। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है जो कि मध्य अंडमान में स्थित है। क्या है, मध्य अंडमान में स्थित है। ठीक है, अगर मैं कहूँ अपने हिस्से से तो हिमालय का यह दक्षिणी विस्तार है, हिमालय का दक्षिणी विस्तार, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम बात करेंगे पश्चिम में क्या है, तो भारत के पश्चिम में है अरब सागर। अरब सागर में है भैया लक्षद्वीप। लिख लीजिएगा कि अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ है, अरब सागर में। लिखिएगा कि भारत के पश्चिम में अरब सागर है। अरब सागर में भारत का एक महत्वपूर्ण द्वीप है जिसका नाम लक्षद्वीप है। क्या है, जिसका नाम लक्षद्वीप है। एक बात याद रखना, ठीक है, लक्षद्वीप है, एक बात याद रखना, ठीक ना। अब इस दोनों के बारे में थोड़ा सा कॉमन बात मैं लिखा रहा हूँ, इस दोनों के बारे में लिखिएगा यह मूंगा की, मूंगा की चट्टानों द्वारा, मूंगा की चट्टानों से निर्मित द्वीप हैं। क्या है, निर्मित द्वीप हैं ये दोनों। कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यह हमारे लक्षद्वीप, दोनों मूंगा के चट्टान के द्वारा निर्मित द्वीप हैं। द्वीप है। एक फोलिप क्या होता है, तो फोलिप एक मूंगा के चट्टान होते हैं जिसे फोलिप कहा जाता है। फोलिप क्या है, फोलिप क्या है, तो लिखिएगा कि समुद्र में ऐसे छोटे छोटे जीव, ऐसे छोटे छोटे जीव जिन्हें हम फोलिप कहते हैं। लिखना चाहें तो लिखिएगा कि समुद्र में ऐसे छोटे छोटे जीव जो प्रवाल भित्तियां कहलाती है उसे फोलिप कहा जाता है। अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि फोलिप एक प्रकार का छोटे समुद्री जीव के कंकाल होते हैं। अगर मैं कहूँ लिखना चाहूँ तो लिखिए कि यह छोटे छोटे समुद्री, समुद्री जीवों के कंकाल होते हैं। कंकाल होते हैं जिसके आपस में जमाव के कारण धीरे धीरे ये समुद्र से ऊपर आ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि यह द्वीप, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, इसके ही यह दोनों रूप हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे कि अगला भी कुछ है कि खत्म हो गया, अब हो गया समाप्त। अब हम चलेंगे एनसीईआरटी की तरफ। 2 मिनट में एनसीईआरटी पढ़ के समाप्त कर देंगे। 2 मिनट मैंने कहने का मतलब है 2 मिनट। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी जब तक मैं रूबरू पूरा नहीं पढ़ाऊंगा आपको भरोसा नहीं होगा क्या एनसीईआरटी में ये बात लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। ठीक है, तो एनसीईआरटी में सारा बात लिखा गया। देखिए रेडी, आप रेडी हैं, आगे बढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ना चालू करें। एनसीईआरटी को पूरा खांच देंगे। देखिएगा, कह रहा है कि भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के शिखरों से घिरा है, तो पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर लहराते हैं। ये मैं टोटल लिखवा दिया हूँ। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है, मैं लिखवा दिया हूँ। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है, याद रखना है, यहाँ पे केवल 3200 दिया है। ठीक है, तथा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ के तक इसकी विस्तार की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामारुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हुए यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति भी बहुत विभिन्न देखने को मिलती। अच्छा, भारत विभिन्न भाषाओं का एक देश है, तो यहाँ पे भाषाओं का जो राज्यों का गठन किया गया 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो भाषा के आधार पर किया गया। किसके आधार पर, भाषा के आधार पर किया गया। ठीक है, कह रहा है कि इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं।
जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। स्थिति कह रहा है कि भारत का स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। खरगोश के पूछेगा तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के बीचों बीच से होकर जाती है। यह 8 राज्य से होकर जाती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, संपूर्ण कहेगा तो 6 डिग्री 4 हो जाएगा, ठीक है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 कितना है पूर्वी देशांतर के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित हैं। यानी कि भारत में 29 देशांतर भारत लगभग में 29 देशांतर भारत से होकर जाते हैं। उसी में से एक देशांतर 82.5 डिग्री जो भारत का मानक समय होता है। भारत का क्या होता है? मानक समय होता है, ठीक है। चलिएगा, 29 के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। मैं बताया हूँ 2 घंटा का। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतर लगभग 2 होता है, माने 2 घंटा का होता है। मैं आपको बताया ही हूँ इस बात को, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि जैसे कि आपने पहले पढ़ा है कि प्रत्येक एक देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है, तो पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। यानी कि 30 देशांतर मैंने 15 देशांतर पार करने में 1 घंटा, तो 30 देशांतर में 2 घंटा, ठीक है। कह रहे कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का स्थानीय समय है, जो कि 5 राज्य से होकर जाता है। मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश 7 हैं। आप जानते हैं कि 7 देशों की स्थलीय सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई है। इनका इसमें पता लगाइए, तो हम इसमें पता लगा दिए हैं आपको। फिर से कहिएगा तो फिर से एक बार पता लगा देते हैं, ठीक है। फिर से कहिएगा तो एक बार पता लगा देते हैं, लेकिन जरूरत ना है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, ये नेपाल है, ये भूटान हो गया, ये म्यांमार हो, और एक बांग्लादेश हो गया, 7 हो गया, ठीक है। लेकिन भारत जलीय सीमा भी बनाता है। किसके साथ बनाता है? तो ये बांग्लादेश के साथ जलीय सीमा बनाता है। ये बांग्लादेश के, सॉरी माफ करिएगा, माफी, श्रीलंका के साथ जलीय सीमा बनाता है, ठीक है। जलीय सीमा बनाता है, पाक जल संधि के साथ यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला। ये वही है, राजनीतिक मानचित्र है, इसका कोई वैल्यू ना है आपकी जिंदगी में। पूरा बढ़िया से इसके बारे में हम समझा चुके हैं, ठीक है। भारत जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई है? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। हाँ, यही कह रहा है, ये हमारे जो 2 द्वीप स्थित है श्रीलंका और मालदीव, ये हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन यह पाक जल संधि से भारत को श्रीलंका से अलग करती है, लेकिन यह स्थलीय सीमा नहीं, जलीय बनाते हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन क्या होता है? तो भारत एक विशाल देश, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए 29 राज्य एवं 7 केंद्र 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। इसको बदल दीजिएगा, एनसीईआरटी है, थोड़ा ओल्ड एनसीईआरटी है, तो कोई बात नहीं, हम बदल देते हैं, तो आप भी बदल दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला। चलिएगा आगे क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। कह रहा है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, लेकिन वर्तमान में 28वां राज्य हो गया है। कह रहा है कि पहले यह आंध्र प्रदेश का एक भाग था, परिशिष्ट। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ। आप जानते हैं कि राज्यों का गठन मुख्य भाषा के आधार पर हुआ था, डॉक्टर फजल अली आयोग के सिफारिश पर। डॉक्टर फजल अली आयोग ने कहा था कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर हो, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान तथा सबसे छोटा राज्य गोवा है। राज्यों को जिलों में बांटा गया है। भौतिक विभाजन जो होता है, भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में श्रृंखला बृहत हिमालय, मैं इसी को बांटा हूं, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय, ठीक है। हिमाद्री कहते हैं, मैंने बृहत हिमालय को हिमाद्री कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, जो कि माउंट एवरेस्ट है। नहीं, मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित है।
5 पहाड़ी स्थानों के नाम बताइए, आप लोग बताइए आप लोग कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। ये नदी के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा नदी बेसिन में निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदियाँ क्या होती है, एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में किसी भी आकार में आकर मिलती है तो अपने जल को मुख्य नदी में गिरा देती है, सिंपल बात है। सहायक नदियाँ वो होती है जब छोटी नदी बड़ी नदी में आकर मिल जाती है तो उसकी सहायक होती है, ठीक है। निक्षेपण क्या होता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब नदियाँ अपने लाए हुए अवसाद को अगल बगल करके बहने लगती है तो उसके लाए अवसादों को निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम इसको नहीं पढ़ाए हैं या नहीं लिखवाए हैं। अब एक ही बात को हर चैप्टर में लिखाना सही नहीं है, आप समझिएगा बात को। एक बार इसको हम लिखवा चुके हैं तो क्यों इसको बार बार लिखवाएं हम, ठीक है। चलिएगा, कह रहा है कि शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, माने हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार कौन है, शिवालिक है। इसको नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द लिख लीजिएगा, ठीक है, कि हिमालय का दक्षिणी विस्तार शिवालिक है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अगर जहाँ पे जनसंख्या निवास अधिक वहीं पे कर सकती है जहां पर बहुत ज्यादा यह पाया जाएगा। पाया क्या जाएगा, मिट्टी उपजाऊ हो, नदी में पानी आसानी से मिल जाए। कह रहे कि भारत के पश्चिम भाग में भारतीय मारुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीले स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम होती है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियां, श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली है श्रृंखला स्थित है जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। विंध्याचल पर्वतमाला इसे क्या करता है, उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत को अलग करता है। ये बात आपको याद रखना, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा, चलिएगा अगला देख लीजिएगा। कह रहा है कि इसके उत्तर पश्चिम में हो गया था, ये सतपुड़ा हो गया था। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। पश्चिम की ओर तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती है, मैं लिखवा दिया। इस पठार के पश्चिमी घाट या सहाद्री तथा पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट विस्तार एक समान रूप में है जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। चित्र 7.3 में इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूरब में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी संकरे एवं पूर्वी तटीय मैदान काफी मुलायम या काफी सपाट देखने को मिलता है। ये आपका है कि नदियों द्वारा क्या होता है, सीख लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है क्या आप जानते हैं कि प्रवाल क्या होते हैं, छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे फॉलिप कहा जाता है। जब जीवित फॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य फॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार की प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं और यही ऊपर आ जाते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे प्रवाल भित्ति से निर्मित द्वीप का निर्माण कर देते हैं दोस्त, ठीक है। चलिएगा, अब कह रहा है कि अपेक्षाकृत चौड़े हैं, माने अगला वाला चौड़ा है। वहां पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा है। लिख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा क्या है, तो सुंदरबन डेल्टा है। ये लिख लीजिएगा, हो सकता है हम छोड़े हों लेकिन ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, सुनामी क्या होती है, सुनामी क्या होती है, सुनामी देख लीजिएगा। सुनामी क्या है सर, कह रहा है सुनामी के बारे में, कह रहा है कि एक सवेरे पड़ी मनुष्य पर जलजले की काली छाया, सुनामी दानवी ने अपना प्रलयकारी कहकर ढाया। ये हमको नहीं पढ़ना है, ये हम नहीं पढ़ना है। सुनामी समुद्रों में आती है, बस ये याद रखना है। बाकी इसके आगे आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ना है, ठीक है। बाकी आगे आपको इसको पढ़ने की जरूरत ना है, ठीक है। चलिएगा, ये कुछ आप लोगों का चित्र है, आप लोगों के देखने के लिए बनाया गया। हमारा देश भारत के बारे में है। इधर आ जाइए, भारत ये अपना है जो पढ़ना है मुझे, ठीक है। चलिएगा, कह रहे कि भारत में 2 द्वीप समूह हैं। क्या मैं आपको नहीं बताया कि 2 द्वीप समूह है, भारत में 2 द्वीप समूह है।
लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है, ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित है, प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित था? मैं लिखवाया हूं ग्रेट निकोबार द्वीप समूह, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। समाचार पत्र तथा लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार के लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया था। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। जब भूकंप आ जाता है तो उसकी पानी ऊपर उठ के कहाँ आ जाता है? तो आ जाता है पृथ्वी, मतलब हम लोगों के कोस्टल एरिया पर सबसे ज्यादा नुकसान करता है, सबसे ज्यादा क्या करता है? नुकसान करता है। अब अभ्यास प्रश्न तो हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या करें, कर देते हैं। चलिए कर देते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। करें हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिण भाग को शिवालिक कहते हैं। सह्याद्री को अन्य किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट। करें पाक जलसंधि श्रीलंका और भारत के बीच में है। हो गया सवाल खत्म, हो गया सवाल खत्म। अब सवाल नहीं होना चाहिए, अब सवाल नहीं होना चाहिए। अच्छा अब नहीं है। अरब भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? हटाइए। अच्छा ये भी है, ये भी है, चलिए ये भी है, सवाल ये भी है। कह रहा है कि अरब सागर में क्या है? तो लक्षद्वीप द्वीप समूह है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है? अरावली है। कौन है? अरावली है। ठीक है, कौन है भैया? अरावली है। अब ये भरने वाला जो क्वेश्चन है, ये भरने वाला मैं नहीं करूंगा, ये आपका देन है, आप लोग देखिएगा। ठीक है, भरने वाला क्या करेंगे? आप लोग करेंगे। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो मैं बता चुका हूं। महान हिमालय को क्या कहते हैं? हिमाद्री की क्या कहते हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? नर्मदा नदी किस में गिरती है? तो ये भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अंशांश। चलिए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर हिमाद्री क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है और ये मध्य भाग से कर्क रेखा जाती है 37 डिग्री। ठीक है दोस्त, तो चलिए तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें, आपका अपना ही परिवार है। ये परिवार का नाम है भैया आस एजुकेशन परिवार। मैं मुकेश कुमार आप सभी दोस्तों को पुनः एक बार दिल से स्वागत करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्त, बाय बाय।